अस्सलाम वालेकुम। पीपीई की सेकंड क्लास के हवाले से मैं कुछ रिव्यूज़ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पीपीई बेसिकली है क्या। देखो, पीपीई स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। इसके अलावा एमएस ऑफिस, ये दो कोर्स हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं आपने ड्यूरिंग कैफ जर्नी इनको कंप्लीट करना है। अगर ये आपने कंप्लीट नहीं किए तो आपकी आर्टिकलशिप, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपने कैफ के दौरान किसी भी वक्त आप कर सकते हो, इवन पीआरसी के बाद भी इनको कर सकते हो, लेकिन अपनी आर्टिकलशिप होने से पहले पहले, अपनी ट्रेनिंग होने से पहले पहले आपने इनको कंप्लीट करना है। फिर जिस इदारे से आप करोगे वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है इसका। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपके काम आएगा जब आप किसी फर्म में ट्रेनिंग स्टार्ट करने जाओगे, तब ये बहुत ज़रूरी है। इसकी दूसरी क्लास के वजह से रिव्यूज़ कुछ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं सैटरडे नाइट को यहाँ से गया, मेरे पास वो शर्ट नहीं थी। जिस तरह की शर्ट सर ने कही थी कि आपने वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की या कोई एक लाइट कलर की शर्ट पहन के आनी है, उसके ऊपर टाई और पैंट्स, ब्लैक पैंट्स और शूज़। तो इस तरह के ड्रेस कोड में आना है और प्रेजेंटेशन देनी है। सबसे पहले तो मैं चेज़र पे गया, एक वाइट कलर की शर्ट ली, मगर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ ही पड़ा था, मीडियम साइज़ नहीं था। तो मैं कंपनी का सीईओ कम और लैब टेक्नीशियन ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी अल्ट्रेशन करवा ली जाए। कुछ और शर्ट्स भी खरीदी, रास्ते में जूस डन किया, उसके बाद टेलर के पास अल्ट्रेशन के लिए गया। शर्ट की अल्ट्रेशन करवा लेने के बाद मैं बस स्टॉप पर जा पहुंचा। तो भैया मैं तो पहुंच गया हूँ बस स्टॉप पे। 1 बजे हमारी बस जाएगी मुल्तान से लाहौर। मैं तो जा रहा हूँ लाहौर भाई, सीएफ में दूसरी क्लास लेने। आप देख लो अपना, ये रहा मेरा बस स्टॉप। नहीं मिलेगा ऐसे बस स्टॉप। 1 बजे बस में दाखिल हुआ। मेरे दोस्तों मैं तो बैठ गया हूँ बस के अंदर, बस 2-4 मिनट में रवाना हो जाएगी। मैं लास्ट सीट पकड़ी है, ये मैंने जानबूझ के सिलेक्ट किया है। 49, 48 ये सारी खाली है ताकि मैं सुकून से सो सकूँ। बस आधी से ज़्यादा खाली थी, जिसकी वजह से आखिरी तमाम सीटें खाली थीं और मैं घोड़े बेचकर सो सकता था। सुबह सादिक के वक्त 5 बजे मैं लाहौर जा पहुंचा। तो भैया मैं तो बन गया हूँ कंपनी का सीईओ, बस सिर्फ टाई लगानी है, बाकी एवरीथिंग इज गुड। देखते हैं कि क्या होता है। मैं तो बन गया हूँ कंपनी का सीईओ। सूट वूट पहन लिया, टाई वाई पहन लिया है। अभी बस मोनोलॉग देना है जाके। मोनोलॉग एक किस्म का इंट्रोडक्शन ही होता है, लेकिन उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है, आई कैप के भिजवाई जाती है रिकॉर्डिंग। तो बस उसमें ये होता है कि अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली में सिबलिंग्स के बारे में, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में और अपने हॉबीज़ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में। और ये जो पीपी इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपने, इसके ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या नज़रिया है, आया कि ये ठीक किया है कि आपने या फिर चवल मारी है। इस हवाले से आपका पर्सपेक्टिव जाना जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड जो इंट्रोडक्शन होता है उसी को मोनोलॉग कहते हैं। तो मैंने लाहौर के बस स्टॉप के अंदर खड़े होकर मोनोलॉग की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। आप जा रहा हूँ मैं अपना मोनोलॉग रिकॉर्ड करवाने, आप देख लो। क्लास में कोई नहीं है, ट्राइपॉड आया हुआ है और प्रेजेंटेशन होगी इस तरह से। ये डाइस है, मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। जैसे सीईओ ताहिर बॉस, एनी क्वेश्चन? सीईओ के पास हंगी नहीं है कि वो अपने बाल सेट कर सके, हाथों से ऐसे करने पड़े। तकरीबन 4 मिनट कम अज़ कम और 7 मिनट तक का ड्यूरेशन होना चाहिए आपकी इंग्लिश इंट्रोडक्शन के अंदर। उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग आई कैप को भिजवाई जाती है। ये मोनोलॉग होती है। ऑब्वियसली प्रेशर काफ़ी था कि रिकॉर्डिंग होगी और वो बाकायदा आई कैप को भिजवाई जाएगी। क्या रीटेक करने का ऑप्शन होता है? हाँ, रीटेक करने का ऑप्शन होता है। अगर आप बीच में अटक जाते हो बोलते बोलते, तो उस वीडियो को डिलीट करके दोबारा रीटेक होता है, फिर रीटेक होता है, जब तक आपका परफेक्ट ना हो जाए। इनफैक्ट टीचर ने कहा कि उसने एक लड़की के लिए 17 रीटेक करवाए, यानी कि 17 दफ़ा वो अटकी, तब जाके वो फाइनल रिकॉर्डिंग हुई, तब जाके वो आई कैप को भिजवाई जाएगी। तो मेरे दोस्तों मैं तो बन गया हूँ इस क्लास का बॉस। आप देख सकते हो सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। नहीं ना आती ऐसा तो जानवर। मैं तो क्लास का बॉस बन गया हूँ। मेरे दोस्तों एक ज़बरदस्त मौत का खेल होने वाला है। फटते हुए निकलूँगा और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। तो उसके जैसे लग रहा है बिल्कुल। तो हमारी फर्स्ट क्लास है, सॉरी सेकंड क्लास है। इसमें हमारा मोनोलॉग होगा और रिकॉर्डिंग होगी। सामने कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग होगी।
स्टूडेंट्स को कुछ बुलवाया गया। फिर जब मेरी बारी आई, मुझे स्टेज पे बुलवाया गया, ठीक है, मैं वहाँ पर गया। अब नर्वसनेस पिछली बार की निस्बत थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी स्टेज फियर तो था ही। कैमरे के सामने जो कि बोलना था, तो कैमरे के सामने बात करना मेरे लिए कितनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं बाकायदा यूट्यूब पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मैंने एक भी रीटेक नहीं लिया, एक ही दफ़ा जब बोला उसी को फाइनल कर दिया गया। और इनफैक्ट मुझे क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले, 10/10। इनके इंट्रोडक्शन हुआ, मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या क्या बोला। मैंने बोला कि मैं ताहिर अब्बास हूँ, मैं मुल्तान से हूँ। मेरी फैमिली के बारे में बताया जाए तो मेरा वालिद जो हैं वो ये करते हैं, मदर ये करती हैं। मेरे 4 सिबलिंग्स हैं, 3 ब्रदर्स हैं, 1 सिस्टर है। और वो ब्रदर्स क्या करते हैं, सिस्टर क्या करती हैं। उसके बाद मैं अपनी अगर पर्सनैलिटी के हवाले से बताऊँ तो मैं एम्बीवर्ट हूँ, यानी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों। मैं दोस्तों की कंपनी भी इंजॉय करता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ तो अपनी कंपनी भी इंजॉय करता हूँ। और मेरा पसंदीदा मशगला जो है, फेवरेट हॉबी, वो यूट्यूब वीडियोस बनाना है। और इस सीए क्वालिफ़िकेशन के अलावा मैं यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा हूँ, जहाँ पे 4000 सब्सक्राइबर हैं, 1.5 लाख प्लस व्यूज़ हैं। और फिर मैंने अपने गोल्स बताए, और हमारा प्लान है कि हम एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करेंगे। और मेरे लिए राइट ऑडियंस को टारगेट करना काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं डेली, और वो न्यू क्वेरीज जो हैं पूछते रहते हैं सीए के वाले से, गाइडेंस चाहिए होती है उनको। तो 5 साल के दौरानिए के बाद, या 6 साल मैक्सिमम, इस दौरानिए में मैं इतनी ज़्यादा ऑडियंस बिल्ड कर चुका हूँगा, तो मेरे लिए एक राइट ऑडियंस को, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स को अप्रोच करना, टारगेट करना काफ़ी इजी होगा। तो मैं उनको इस पोजीशन में हूँगा कि उनको कन्विंस कर सकूँ, इन्फ्लुएंस कर सकूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। तो इस हवाले से मैंने अपने गोल्स बताए, और मैंने कहा कि ये आइडिया फेल नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने फिर अपना पर्सपेक्टिव बताया कि जो पीपीई लॉन्च हुआ है, प्रेजेंटेशन पर्सनल इफेक्टिवनेस आईकैप की तरफ से, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इससे सीए स्टूडेंट्स की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेहतर होंगी, उनकी स्पीकिंग स्किल वैसे बहुत पुअर होती है, और वो क्लाइंट्स के साथ, बाकी लोगों के साथ, जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ अच्छे से डील नहीं कर पाते। तो आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट्स को बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर सक्सीड होने में हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें मैंने बोली, इंग्लिश में ऑब्वियसली सारी बोली। उसके बाद मैंने कहा कि दैट्स ऑल अबाउट मी और थैंक यू। फिर उसके बाद क्लास में पूरी तालियों की गूंज उठी। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से रिव्यूज़ मांगे गए कि इसने किस तरह से बोला, आप इसको 10 में से कितने रेटिंग दोगे। तो एक स्टूडेंट जो कि कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, तो उससे जब पूछा गया कि आप क्या बोलेंगे, तो उसने कहा कि सब कुछ ज़बरदस्त था सर, लेकिन मुस्लिम कॉलेज जैसे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा है, लेकिन इसको इतना नहीं पता कि इसने इसको फोल्ड नहीं करना चाहिए बाजुओं को। पहले तो मैंने इसको गौर से सुना, उसकी तरफ देखा, उसकी तरफ जांचा, नतीजा निकाला, और फिर कहा कि ब्रदर, रात जब मैं इस शर्ट को ख़रीदने का प्लान कर रहा था तो मैं गूगल पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, और जब मैंने देखा बहुत सारे सीईओज़ ने इस तरह से फोल्डिंग की हुई थी। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, तो इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यूअर के सामने इस तरह से फोल्ड करना शर्ट्स को अच्छा इंप्रेशन ना जाता, इस बात का मुझे इल्म है। मगर ये एक मोनोलॉग है, ये एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और इसमें आई गेस ये चीज़ें चलती हैं। बहुत सारे कंपनी के सीईओज़ भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो टीचर ने भी हिदायत की कि नो डाउट जो सीईओज़ होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंटेशन में करते हैं। इनफैक्ट वो प्रेजेंटेशन दे करके अपनी उसमें टी शर्ट में घूम रहे होते हैं, जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। बाकी इंटरव्यू में ये इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मैंने मैट्रिक और इंटर जो है फ़लाँ कॉलेज से की, और उसके बाद फिर मैंने एमकेट 3 दफ़ा ट्राई किया, परसेंटेजेस भी बताई वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर एक और लड़की से जब रिव्यूज़ मांगे गए तो उसने कहा एक सजेशन है, क्या बोले फरमाएं। तो उसने कहा कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, मगर आई गेस आपको इस हवाले से नहीं बोलना चाहिए कि मैं एमकेट में इतनी बार स्टक रहा और मेरी परसेंटेजेस ये हैं। तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा सामने वाले के दिल में कि आप अभी तक पास्ट में स्टक हैं और आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने फेलियर्स में ही स्टक हैं। मैंने भी उसकी तरफ देखा, उसको सुना, उसको जांचा और नतीजा निकाला और बोला कि मैंने कहा मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये वही बात कि चूँकि ये इंट्रोडक्शन है और मेरे ख्याल में मैं स्टूडेंट्स के साथ ही एड्रेस हो करके और मोनोलॉग रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, तो इसके पीछे भी एक रीज़न थी। और इस चीज़ को मेंशन करने की, अपने फेलियर्स को मेंशन करने की रीज़न यही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आप में से, वो एक ही प्लान पे स्टक होकर रहना चाहते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता वो उस प्लान में फ़ेल हो जाते हैं। मिसाल ले लेते हैं, सपोजिंग आप सीए कर रहे हो, सीए के पेपर्स में बहुत मेहनत कर रहे हो,
और खुदा ना खासा अनफॉर्चुनेटली आप किसी पेपर में फ़ेल हो रहे हो और एक पेपर फेल पास करते हो, दूसरे में फ़ेल हो जाते हो, तो इस तरह से आप स्टक हो गए उसमें। और ऊपर से आई कि आपकी न्यू पॉलिसी आई जिसकी वजह से आप डिसक्वालीफाई हो गए, सीए से निकाल दिए गए। अब आप क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू? खैर मैं सारा कुछ इंग्लिश में बोल रहा था, मुझे नहीं पता कि इंग्लिश मुझे कहाँ से आ रही थी, मगर मैं इंग्लिश में ही रिस्पॉन्ड कर रहा था। और फिर मैंने कहा कि आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपके पास प्लान बी या सी होना चाहिए। तो मैं इस फेलियर से बिल्ली का बच्चा था। ऑब्वियसली आपके पास प्लान बी या सी होना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी आप एक प्लान में फ़ेल होते हो तो आप दूसरे प्लान या तीसरे प्लान की तरफ जाओ और अपनी सक्सेस अचीव करो। और सक्सेस जो है वो सीए बनकर भी अचीव की जा सकती है, कोई और रास्ता अडॉप्ट करके भी अचीव की जा सकती है। तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी जो है वो फुल ऑफ चॉइसेस का नाम है, फुल ऑफ ऑप्शंस का नाम है, फुल ऑफ प्लान्स का नाम है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें मेंशन की। तो टीचर ने कहा मैं भी इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकता था, लेकिन आपने अच्छा जवाब दिया। उसके बाद एक और बंदे से रिव्यूज़ मांगे गए। इनके अब रेटिंग सब ने कितनी दी? 9.5। 10 में से 9.5 बहुत अच्छी रेटिंग समझी जाती है पूरी क्लास में। उसके बाद फिर एक और स्टूडेंट से पूछा गया, तो वो भी वैसे जैसे मैंने कहा कि वो भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, और उसने भी मुझे कहा कि शायद आपकी बाकी तो सारी चीज़ें ठीक थी, मगर प्रोनाउंसिएशन में, अल्फाज के तलफ़ुज़ में, अल्फाज की अदायगी में थोड़ा मसला था। मैंने कहा अच्छा। मैंने उससे कहा कि आप कोई 2 या 3 वर्ड्स ऐसे मेंशन कर दें। वुड यू लाइक टू मेंशन 2 और 3 वर्ड्स जहाँ पे आपको लगा कि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वीक है, प्रोनाउंसिएशन में मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि मैंने इतना तो नोटिस नहीं किया, मगर आपकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ ना कुछ मसला है। अच्छा ठीक है, आप कहते तो मान लेते हैं। मगर जब उसकी बारी आई, लिटरली उसने कोई 10 दफ़ा शूट करवाया, रीटेक करवाया, और वो नहीं बोल सका। तो मेरे ख्याल में ऑडियंस वाली साइड पर बैठ करके सामने वाले को जज करना, जो कि स्टेज पर आया हो, प्रेशर वगैरह झेल रहा हो, तो उसको जज करना काफ़ी इजी है, लेकिन स्टेज पर आकर बोलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उसने भी खैर 9.5 ही दिए। फिर एक और स्टूडेंट से पूछा, और जब उसने कहा कि सब की ही मतलब धुलाई की जा रही है, सब कोई जवाब दिया जा रहा है, तो उसने कहा सब कुछ ज़बरदस्त है सर, नो डाउट। तो फिर एक और से पूछा गया, उसने भी कहा सब कुछ परफेक्ट है। फिर टीचर ने फाइनली ये नतीजा निकाला कि मैं तो इसको 10/10 दूंगा। और ज़बरदस्त, ये एक सीईओ की ही निशानी होती है। जिस तरह मैंने इसको कहा लास्ट संडे कि आपने सीईओ वाली ड्रेसिंग करके आनी है, तो एक सीईओ जो है इतना ही चालाक होता है जितना इसने चालाकी से अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बता दिया, अपने चैनल की भी प्रमोशन कर दी। तो खैर उसमें मैंने कहा सर मैंने चैनल का नाम तो नहीं बताया। तो उसके बाद एक क्लास में कहा लगा, और खैर उसके बाद सर ने कहा कि मैं तो 10/10 ही दूंगा। ज़बरदस्त था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आगे इसको ऑब्वियसली और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और क्लास में किसी को भी 10/10 नहीं मिले। हाँ, मेरे बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, और एंड पर एक स्टूडेंट जो कि मेरा दोस्त भी बना, जिसके साथ मैं बैठा भी हूँ, आपको शायद सामने दिख रहा हो, तो उसको जब बुलाया गया तो उसने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अपने रिव्यूज़ दिए और कहा कि मैं क्रिप्टो करेंसी सीख रहा हूँ, और मेरा ख्याल यही है कि शायद इसको स्टैंडर्ड का हिस्सा बना दिया जाएगा, हमारे सिलेबस के अंदर भी ये शामिल हो जाएगा। तो ये बात टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से सर ने उसको भी कहा कि मैं भी तुझे 10/10 देता हूँ, जा जी ले ज़िंदगी अपनी। तो इस तरह से हमारी क्लास कंडक्ट हुई। उसके बाद ये मोनोलॉग रिकॉर्ड हुआ, और सभी स्टूडेंट्स का नहीं हो सका, बिकॉज़ बहुत सारे लोग, स्टेज फेयर भी था, उनको कैमरे का फेयर भी था। कैमरे के सामने बोलना बहुत मुश्किल होता है कुछ जो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस नहीं होती। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया फर्स्ट क्लास में, कि जो एक स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन की हुई थी, मास्टर किया हुआ था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमसे बहुत ज़्यादा आगे था। मैंने उसकी तारीफ़ भी की पिछली दफ़ा कि उसने हमसे अच्छा परफॉर्म किया, मगर कैमरे के सामने वो नहीं बोल पाई। उसने भी कोई 7-8 दफ़ा रीटेक करवाया, नहीं बोल पाई। तो कैमरे का नो डाउट फेयर होता है। और खैर मैंने तो एक ही दफ़ा बोला और वो ओके कर दिया सर ने, उसमें बिल्कुल भी अटका नहीं, और बिल्कुल ही एनर्जाइज्ड वे में, बड़ी ही एनर्जी के साथ बोला, और सर को ये बातें पसंद आई। उसके बाद फिर चूँकि सर थोड़ा फ्रेंडली थे, तो कुछ स्टूडेंट से पूछ रहे थे, तो उसने कहा सर प्यारी स्पीच थी सर। तो सर ने कहा बच्चा भी प्यारा है, तो इसलिए सर काफ़ी थोड़ा नॉटी से थे और फ्रेंडली थे। और फिर सर ने एक चीज़ कही कि आपने क्लास में रिकॉर्डिंग जो है, अगर आप क्लास में रिकॉर्डिंग, पहली बात तो आपको मिल जाएगी, ये मोनोलॉग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसको आप वायरल नहीं कर सकते, इसको आप सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते। तो इस प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी जो मोनोलॉग की वीडियो है वो नहीं आपको दिखा सकता। काफ़ी स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि बच के, उनका मोनोलॉग जो है वो अगले संडे रिकॉर्ड होगा। मोनोलॉग रिकॉर्ड हो जाने के बाद फिर हमें बोला गया कि सीए फील्ड में जो चैलेंजेस आते हैं
उनके हवाले से आप तो डिस्कशन करोगे, ठीक है। ग्रुप बना दिए गए 5-5 लोगों का ग्रुप, 5 मेल 5 मेल 5 मेल, इस तरह से करके 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया गया और इस तरह से 5-5 फीमेल स्टूडेंट्स का भी ग्रुप बना दिया गया और स्टेज पर एक ग्रुप को बुलाया गया, ठीक है। उनको कहा कि आप डिस्कशन करो ऊंची आवाज़ में इस हवाले से, सीए फील्ड के हवाले से, और बाकी स्टूडेंट्स आपसे फिर सवाल पूछेंगे। तो उन्होंने डिस्कशन की, यार सीए में फंस गए हैं, सीए में तो ये होता है, सीए में तो सोशल लाइफ कंप्रोमाइज़ हो रही है, यार पेपर नहीं पास होते और ये और वो। तो इस तरह से उन्होंने डिस्कशन की। उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है बाकी सारे स्टूडेंट्स ने उनसे सवालात पूछे। तो इस तरह से क्लास कंडक्ट हुई और फाइनली सर ने हमें असाइनमेंट दी कि आपने ये टॉपिक है, एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पे आपने कोई 350 नहीं 450 मिनिमम वर्ड्स का एक एस्से लिखना है और उसके लिए आपने एआई की हेल्प नहीं लेनी, आपने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं करना। वो भी उनके पास शायद सॉफ्टवेयर हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो डिटेक्ट कर लेती हैं कि ये एआई से लिखा हुआ है या फिर ख़ुद उसने सोच करके लिखा है, ठीक है। तो एक ऐसे लिखना था। तो इस तरह से हमारी क्लास कंडक्ट हुई और बहुत ही ज़बरदस्त थी, ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद हमारी रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास हुई एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस में कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। वहाँ पे अभी हमें कंप्यूटर वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, ये कीबोर्ड होता है, ये माउस होता है और ये इनपुट है डेटा है, ये आउटपुट डेटा है और ये चीज़ें बताई जा रही हैं। मतलब जो बेसिक्स हैं कंप्यूटर में, आप जो है अपनी तस्वीर किस तरह से लगा सकते हो, वॉलपेपर किस तरह से चेंज कर सकते हो, मतलब बच्चों वाली बातें। क्योंकि बहुत से, जैसे मैंने कहा, पीआरसी पास स्टूडेंट भी इन हैंड्स ऑन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, तो इस वजह से सर ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं अभी। तो एमएस ऑफिस में कोई इतना खातर का मज़ा नहीं आ रहा, मगर पीपी की जो सेकंड क्लास थी फिज़िकल, वो काफ़ी ज़बरदस्त रही और उसमें मुझे टॉप पे रखा गया और मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसको भी टॉप पे, हमें 10/10 दिए गए। बाकी क्लास में किसी को भी 10/10 नहीं मिले। दैट्स ऑल अबाउट सेकंड क्लास ऑफ पीपी। थर्ड क्लास के बारे में मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।